नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको क्रेडिटर्स को बिल वाइज मेंटेन कैसे किया जाता है, डिटेल्स को मेंटेन कैसे करते हैं, ड्यू डेट्स को उनकी एजिंग कैसे निकालते हैं, हम उस सब की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एमएसएमई के अंदर 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी रिपोर्टिंग जाती है। या बैंक के अगर हम बात करें, जब हम क्रेडिट लिमिट या लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, तो वो आपकी डेटर्स के बेस पे जब लिमिट्स बनाते हैं तो वो आपसे जो डेटर्स हैं वो या क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट्स की लिस्ट एजिंग मांगते हैं। उन एजिंग को हम कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे उन एजिंग की रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं हम टैली पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इसको चेक कैसे करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं हमेशा। एक तो हम ऑल्ट जी करके जा सकते हैं गो टू के थ्रू। यहाँ हम लेजर लिखेंगे, लेजर लेजर आउटस्टैंडिंग, और लेजर आउटस्टैंडिंग करेंगे तो जैसे मैंने आदित्य एंटरप्राइज का लेजर, जैसे कि आपको पता है हमने पिछली क्लास में बनाया हुआ है, मैंने इसको एंटर किया तो आप ये देखिए ये बिल्स मेरे जो हैं वो दो बिल्स पेंडिंग आ रहे हैं। या मैं अगर ऑल्ट F2 करके डेट चेंज कर दूं तो मेरे को ये डेट दिखा देगा कितने दिन से कुछ क्या क्या ओवर ड्यू है। ये मेरे डेबिट के बिल पेंडिंग है जिसकी पेमेंट मेरे को लेनी जरूरी है, पेंडिंग है। ये मैंने पेमेंट की हुई है तो क्रेडिट आया हुआ बैलेंस, ये 49 डेज से इसके बिल्स आने पेंडिंग है। आपस में सेट ऑफ करूंगा तो जीरो हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि मैंने इनको मैनेज नहीं किया हुआ। इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे तो उद्यम भी आ रहा है, उद्यम नंबर ये मैन्युफैक्चरिंग पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, माइक्रो में है या स्मॉल में है, या ये मतलब एमएसएमई की सारी डिटेल्स भी आपको साथ में शो करता है। जैसा आपको पता है, अगर आपका कोई एग्रीमेंट एमएसएमई पार्टी के साथ नहीं है, अगर एमएसएमई पार्टी के साथ आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी है। अदरवाइज आप पेमेंट नहीं, 15 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं की तो क्या होगा, 15 डेज में आपने पेमेंट नहीं की तो आपको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। एज पर एमएसएमई एक्ट, इनकम टैक्स के अंदर भी आपको रिपोर्टिंग इसकी जाती है, कंपनी एक्ट में भी इसकी रिपोर्टिंग जाती है। और अगर आपको कोई एग्रीमेंट किया हो तो मैक्सिमम 45 डेज का आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट उसकी भी करनी है। इसके अलावा आपको बैंक के अंदर एजिंग प्रोवाइड करनी होती है। अगर वो एजिंग आपको निकालनी है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप F6 करेंगे तो आपको एजिंग बाय ड्यू डेट का ऑप्शन मिलेगा, और एजिंग बाय ड्यू डेट में देखिए मैंने आपको पहले से लिख के रखा है कि आपको 0 से 30 दिन की एजिंग अलग से बतानी है, 30 से 180 दिन की अलग से बतानी है। 180 दिन के बाद जितने भी बैलेंस आपके पेंडिंग है डेटर्स के या क्रेडिटर्स के, आपको जो भी देखने हैं, आप क्रेडिटर्स के ग्रुप में है तो क्रेडिटर्स का देख सकते हैं, डेटर्स के ग्रुप में तो डेटर्स का देख सकते हैं। तो मैंने इसको एंटर किया तो आप ये देखिए मेरे पास लेस देन 30 डेज क्या है, ग्रेटर देन 30 डेज क्या है। तो ये अभी ये बैलेंस जो दिखा रहा है वो मेरे को सिर्फ आदित्य एंटरप्राइज का दिखा रहा है। अगर मैं बाहर जाके ग्रुप का देखना चाहूं तो देखिए दूसरा मेथड जो है, डिस्प्ले में जाने के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद आउटस्टैंडिंग में जाइए, आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद ग्रुप में जाइए, और ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आप देखिए यहाँ आपको सारे बैलेंसेस दिखा रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आप ग्रुप के अंदर भी जो लेजर्स हैं वो डिटेल्स में आ जाएंगे। और अब आप F6 कीजिए और ड्यू डेट कीजिए तो आप ये देखिए आपको ड्यू डेट के अंदर कौन कौन से क्रेडिटर्स का ये पेंडिंग बिल्स टोटल अमाउंट ये है आपका, जो फर्स्ट कॉलम में आपको दिखा रहा है। सेकंड कॉलम में लेस देन 30 डेज का बैलेंस आपको दिखा रहा है, और 30 डेज टू 180 डेज के अंदर आपको कोई बैलेंस नहीं है, 180 डेज के अंदर कोई बैलेंस नहीं है, ऑन अकाउंट कोई बैलेंस आया हुआ तो वो यहाँ आपको दिखाएगा। तो आप देखिए जितना भी आप इसको रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप ड्यू डेट से करना चाहते हैं तो आप ड्यू डेट बिल डेट से करना चाहते हैं बिल डेट से कर सकते हैं। ये बिल डेट से भी आपको दिखा देगा इंफॉर्मेशन, जो जिस तरह से आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप सारी इंफॉर्मेशन ये शो करता है, बस आपको आनी चाहिए इंफॉर्मेशन देखनी। और अभी आपको देखिए मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल वाउचर एंट्री में मैं गया और मैंने 1 जनवरी को एक एंट्री की किस आशीष शर्मा के नाम से। मैंने एक परचेज का बिल एंटर किया, परचेज 5 लाख, और मैंने इसको एंटर कर दिया, और इसकी साथ में मैंने पेमेंट भी कर दी। मैंने इसको 30 डेज का ड्यू डेट पीरियड दिया हुआ है, और मैंने इसको 29 जैन को पेमेंट कर दी। HDFC बैंक से आशीष शर्मा को पेमेंट कर दी 7,50,000, और 7,50,000 में 5 लाख तो ये अगेंस्ट रेफरेंस मैंने डाला बिल वाइज डिटेल्स में। ये सबसे मैंडेटरी है, अगर इसको आप नहीं करेंगे तो आपको, अगर ये नहीं आपने डाला तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। क्या कि इसको क्रेडिट की एजिंग को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि टैली को कैसे पता चलेगा कि कितने दिन से कौन सा बिल पेंडिंग है और कौन सी पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट आई है। जब तक उसको पता ही नहीं होगा तो सारे बिल्स को पेंडिंग शो कर देगा, इसलिए इसको अगेंस्ट रेफरेंस डालना है। और देखिए ऊपर ड्यू डेट भी आपको दिखा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 29 जैन, और ये इसकी ड्यू डेट क्या है आपकी 31 जनवरी इसकी ड्यू डेट है। और 5 लाख मैंने इसको पे किया, बाकी का मेरे पास एडवांस अमाउंट है, मैंने एडवांस अमाउंट में डाल दिया, क्योंकि मैं 7,50,000 पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने परचेज की थी 5 लाख की, तो मैंने इसको एंटर किया और ये मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया। अब मैं वापसी जाता हूँ ऑल्ट जी करके और लेजर आउटस्टैंडिंग पे। तो लेजर आउटस्टैंडिंग में अगर मैं
एक मिनट, मैंने ऊपर गलत लिख दिया, लेजर आउटस्टैंडिंग में मैं जाता हूँ। लेजर आउटस्टैंडिंग में गया तो लेजर आउटस्टैंडिंग में आप देखिए मैंने आशीष शर्मा के नाम से डाला था, तो आशीष शर्मा के नाम से मेरे पास जो पेमेंट पेंडिंग है ना, वो ड्यू ऑन 28 फरवरी 2025 को जो एडवांस दिया हुआ है ना, उसका मेरे पास बिल नहीं आया। तो हमें बिल्स को भी मेंटेन करना पड़ सकता है भाई। जो हमने एडवांस पेमेंट कर दी, अगर मेरे पास पेमेंट मैंने नहीं की पार्टी को तो पेमेंट देनी है, और पेमेंट अगर दे दी है तो पेमेंट अगर मैंने दे दी है एडवांस में तो उसका बिल भी मेरे पास टाइम पे आना चाहिए ना, तो मेरे को वो भी मैनेज करना पड़ सकता है। तो या तो मैं पार्टी वाइज देखूं तो मुझे दिखा देगा कि मेरे को 28 फरवरी तक इसका बिल आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने पेमेंट की है 29 जनवरी को और 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है। तो क्रेडिट पीरियड बोथ साइड हो गया ये, इसका मतलब ये कि अगर बिल आ गया तो 30 डेज में पेमेंट करनी है, और मैंने पेमेंट एडवांस कर रखी है तो 30 डेज में बिल भी आना चाहिए। और ये ओवरड्यू है, ये अभी ओवरड्यू नहीं है। अगर मैं इसकी डेट ऑल्ट F2 करके इसकी डेट चेंज कर देता हूं, मैं फॉर एग्जांपल 28 फरवरी डाल देता हूं, तो देखिए ये 28 फरवरी तक तो इसकी ड्यू डेट ही थी। मैंने इसको क्या किया, अभी मैंने इसको एंटर किया 31 मार्च, तो आप देखिए 31 डेज से ये ओवरड्यू हो गया। और अभी मैं ये देख रहा था आशीष शर्मा लेजर वाइज, अगर मैं डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और ग्रुप वाइज देखता हूं आउटस्टैंडिंग, ग्रुप वाइज आउटस्टैंडिंग सन्ड्री क्रेडिटर, तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स में शो कर रहा है, और मैंने इसको एजिंग भी मैं इसकी आपको शो कर चुका हूँ, एजिंग मैं कर सकता हूँ, और F8 लेजर वाइज में आपको इसको देख सकता हूँ। आप लेजर वाइज करने के लिए आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा। और ये देखिए आदित्य का कौन कौन सा बिल किस डेट का पेंडिंग है, आशीष शर्मा का ये देखिए पेमेंट, ये अभी पेमेंट ये हमने दी हुई है, डेबिट पेमेंट है ना, डेबिट पेमेंट है, तो हमारा ये बिल आना पेंडिंग है, हम यहाँ ये भी देख सकते हैं। तो ओवरड्यूज नहीं है, हालांकि अगर ओवरड्यूज होगा तो ये हमारे को ओवरड्यूज बाय डेज देखिए, नीचे देखिए आप ओवरड्यूज डेट दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास बिल हमने पेमेंट कर दी और बिल नहीं आए तो हम बिल भी मंगवा सकते हैं पार्टी से। और जिस सेल्स के अंदर या परचेज के अंदर आपका ड्यू डेट अगर कंप्लीट हो गई है तो आपको पेमेंट लेनी है, पेमेंट देनी है, वो आप मैनेज कर सकते हैं इसको। और अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं आदित्य एंटरप्राइज में गया और ये बिल पेंडिंग है और इस बिल को मेरे को सेटल, अभी मुझे पता चलता है कि इस बिल की पेमेंट, मैं इसको नहीं आशीष शर्मा में ले लेता हूँ, मुझे पता चलता है कि इस बिल की इसके अगेंस्ट बिल आ चुका है, तो बिल आ चुका है, वो पार्टी बोले तो इसको सेटल करना है, तो मैं ऑल्ट बी करके यहाँ से सेटल भी कर सकता हूँ इसको डायरेक्टली। तो यहाँ आप मेरे को इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट बी करके सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिलता है, तो यहाँ से आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं, बट पेमेंट का सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो बट बिल्स आपको वहां से जाके एंटर करने पड़ेंगे। अगर आपने बिल एंटर किया हुआ और पेमेंट आ गई है, तो पेमेंट आपने बैंक में एंटर नहीं की, तो यहाँ से डायरेक्टली ऑल्ट बी करके सेटल बिल में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, तो वो पेमेंट आपकी बैंक में भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और फिर आपकी अगर बैंक में पेमेंट आई या नहीं आई, तो वो मैं आपको किसी ना किसी क्लास में सिखाने वाला हूँ कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन ऑटोमेटिक कैसे करनी है, तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि अमाउंट आई है नहीं आई। अगर मैच करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैच नहीं करती तो आपको वहां भी उसको लिंक करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको ये पेमेंट अगर आई है और आपकी वो ऑटो रिकनसाइल नहीं हो रही, तो किसी ट्रांजेक्शन का अगर ऑटोमेटिक रिकनसाइल करनी है, उसको मैनुअली भी रिकनसाइल हम कर सकते हैं, तो उसको सिंक कर सकते हैं मैनुअली, ये एंट्री इसके साथ एग्जिस्ट करेगी। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा मैं कैसे इसको मैनेज कर सकता हूँ। और फर्दर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको एजिंग इसकी F6 करके एजिंग भी देख सकते हो ड्यू डेट वाइज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल जो हमारा अकाउंट में होता है, जो हमें ड्यू डेट वाइज लेजर्स क्रेडिटर्स के डेटर्स के बैंक को देने पड़ते हैं, या फिर हमें कई बार रिपोर्टिंग में कंपनी एक्ट में भी देना पड़ जाता है कि आपकी एजिंग वाइज डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट देनी पड़ती है, तो वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। होप सो आपको समझ आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हमसे जुड़े रहें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको उसका हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूं, हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। जो प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स भी होंगी जो मुझे नहीं आती होंगी, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन निकाल करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट आपको हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलने वाला है। बट इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी है, आप सारे वीडियोज को लाइक भी करें, कमेंट करें और आप उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।